पिछले भाग में आपने देखा कि जो पड़ोसी हैं वरुण के घर के, उन्होंने बिटिया के चारों तरफ कुछ औरतों को देखा और जैसा उन्होंने बताया कि एक औरत तो उन्हें बिटिया के कंधे पर ऐसा लगा जैसे बैठी हुई हो। तो उनकी जो धर्मपत्नी है यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि ये बात कोई भी नहीं मानेगा। आंखों का भ्रम भी हो सकता है। हमारी सोच कभी कभी हमारे को ये सोचने पर मजबूर कर देती है जो वास्तव में हो ही नहीं रहा होता। लेकिन कभी कभी जो हो रहा होता है हम उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वरुण और स्मिता ने अभी तक किया है। अब ये अपनी पत्नी से बोलता है कि जल्दी से उस पंडित जी का नंबर दो जिन्होंने हमारे घर में पूजा पाठ करी थी कुछ समय पहले। उनकी जरूरत है वरुण को और स्मिता को बहुत ज्यादा। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी इनके घर की घंटी बजती है और दरवाजा खोल के देखते हैं तो सामने खुशी बिटिया खड़ी है। उसके हाथ में एक छोटी सी डॉल है और अंकल के चेहरे को इस समय वो इस कदर देख रही थी कि एकदम से कुछ कहना चाह रही है। लेकिन उनके घर में पहली बात तो पूजा पाठ होता था और उस कमरे में बालाजी की बहुत बड़ी तस्वीर लग रही थी, हनुमान जी की। तो वहां खेल खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसने क्या किया, अंदर आने से पहले आंटी से कहती है कि आंटी आपकी इस खिड़की से बहुत ज्यादा धूप आ रही है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और आंखों पे धूप लग रही है, पर्दा कर दो ना। ये चाल थी उसकी जिसको दोनों नहीं समझ पाए, ना तो ये अंकल जी और ना ये आंटी जी। जैसे ही पर्दा करती हैं आंटी, बालाजी की तस्वीर भी उस पर्दे के पीछे छुप जाती है। तो तेजी से एकदम जल्दी से अंकल जी के पास आके खड़ी होती है और कहती है कि आपसे कुछ बात करनी है और मम्मी पापा को मत बताना कि मैंने आपसे मदद मांगी है, मदद करोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी। अब यहाँ ये जो अंकल जी है ना, खुशी बिटिया से बात तो करना चाहते हैं लेकिन इन्होंने जो देखा है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। डर है इनके मन में, तो डरते डरते बोलते हैं कि बिटिया मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप यहाँ कैसे आए बताओ मुझे। तो वो बोलती है कि मैंने बताया ना कि आपको एक काम है मुझे आपसे। तभी आंटी क्या कहती हैं खुशी से कि पहली दफा हमारे घर आई है बिटिया, तो बिना कुछ खिलाए तो मैं नहीं जाने दूंगी। ले बिटिया मैं बिस्कुट लाती हूं। अब उसे बिस्कुट सुन के बड़ा अजीब सा लगा खुशी को। उसने कुछ कहा नहीं उस समय। वो एक प्लेट में कुछ बिस्किट लेके आती हैं और खुशी के सामने जैसे ही परोसती हैं, खुशी उसमें हाथ मार देती है और सारे बिस्किट जमीन पर गिरा देती है। और आंटी को देखते हुए ये बोलती है, मैं तुझे छोटी बच्ची लग रही हूं जो मुझे बिस्किट खिला रही है? बिस्किट छोटे बच्चे खाते हैं, मैं तुझे छोटा बच्चा दिख रही हूं? तुझसे तो उम्र में मैं बड़ी हूं, क्या उम्र है तेरी? अब यहां जब ये खुशी बोल रही थी तो इसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो गई थी। आवाज तो खुशी की थी और लग भी रही थी, लेकिन थोड़ी भारी, जो कि आमतौर पे बच्चों की इतनी भारी आवाज होती नहीं है। खिड़की से थोड़ी थोड़ी जो हवा आ रही है उसकी वजह से बार बार पर्दा हट रहा है और जिसकी वजह से बार बार बालाजी की जो तस्वीर पीछे लग रही है वो एक झलक दिखा रही है, एक झलक हट रही है, एक झलक दिखा रही है, एक झलक हट रही है। तो ऐसे में खुशी कंफर्टेबल नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके घर में रहूं, रुकूं या मैं चलूं, क्योंकि ये सही नहीं है। बालाजी के सामने क्या खेल दिखाएगी ये। तभी अंकल को ऐसा लगा कि हाँ, जो मैं समझ रहा हूं ये वो है या वो हो सकता है। अंकल ने आंटी से क्या कहा कि एक काम करो, पर्दा हटा दो, कमरे में थोड़ी रोशनी कम है। खुशी ने अंकल को बहुत घूर कर देखा। उसने कहा, इतनी रोशनी काफी नहीं है कमरे में जो तुझे पर्दा हटाना है। आंटी ने जब अंकल को देखा तो अंकल ने इशारा किया कि जल्दी से पर्दा हटाओ। उसने जैसे ही पर्दे का कोना पकड़ा, खुशी ये मानो इतनी तेज उनके पास आकर खड़ी हो गई जितनी तेज आमतौर पर बच्चे नहीं चलते हैं। यह भी मान सकते हो कि आप वो सरक कर फिसल कर आंटी तक पहुंची। अब जैसे ही खुशी आंटी के पास आई तो आंटी ने वो जो कोना पकड़ा था ना पर्दे का, उसी हाथ को दोनों हाथ से पकड़ लिया और हंस के कहती है, अब पर्दा खोल के दिखा। यहां उन्हें यह लग रहा था कि उनके हाथ पर तकरीबन 2-4 औरतों के हाथ हों, मतलब इतना वजन था उनके हाथ पर। इतने छोटे छोटे हाथ हैं खुशी बिटिया के, लेकिन वो पर्दा हटा नहीं पा रही थी।
अब यहाँ खुशी ने हंसकर बहुत तेज तेज तालियां बजाई और बोलती है कि तुम दोनों भी चाहते हो कि तुम्हारे पास भी एक खेल हो जाए, लेकिन अभी मैं किस काम से आई थी वो भूल गई। उम्र हो रही है ना, तो इस वजह से मैं भूल जाती हूं, मैं वापस आऊंगी। और ये बोलकर वो चल दी और अंकल को देखकर बोलती है जिसको तू बुलाना चाह रहा है ना वो यहां तक आएगा नहीं, कोशिश करके देख ले। अब अंकल और आंटी यहाँ बिल्कुल गुम हो चुके हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि पड़ोसी की मदद करें ना करें, हम इस झमेले में कैसे फंस गए हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि देखिए, आप किसी की मदद अगर करना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि आप अगर मदद करते हैं तो ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, तो थोड़ा सा मन में डर बैठ जाता है। अब खुशी हंसती हुई हाथ हिलाती हुई अपने घर तक पहुंचती है। अब इसके पापा मम्मी बड़े परेशान हैं, दोनों कमरे में बैठे होते हैं। तभी खुशी दूर खड़ी होती है इनसे और बोलती है, पापा एक खेल दिखाऊं? आज मैं बहुत खेलने के मूड में हूं, खेलोगे? तो वरुण बड़ा परेशान है। वरुण ने मना कर दिया, नहीं बिटिया कोई खेल वगैरह कुछ नहीं, आप जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तभी स्मिता ने कहा कि उस कमरे को तो मना किया है कांता ने कि उसमें कुछ जैसा उसने बताया था, मन में डर बैठा हुआ है। तो वरुण ने कहा कि बिटिया यहीं हमारे पास आकर बैठ जाओ। अब उनकी बच्ची है, वो कैसे विश्वास करे कि हाँ इस बच्ची पर किसी का साया है। और वो क्यों विश्वास करें भाई, आज की पीढ़ी के हैं और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। खुशी ने पापा को दोबारा बोला कि ये वाला खेल तो मैं जरूर दिखाऊंगी तुम दोनों को, देखो 1 2 और 3। उसने जैसे ही 3 करके भागना शुरू करा कमरे में। भागते भागते वो जो उनके कमरे की खिड़की थी, आपको भी पता ये टॉप फ्लोर पे रहते हैं, खिड़की को पार करके वो बाहर कूद गई। समझ रहे हो? अब इन दोनों के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए और भागकर ये खिड़की तक आए तो नीचे बिटिया है ही नहीं। अगर वो टॉप फ्लोर से कूदी है, गिरी है, तो नीचे वो है ही नहीं। यहां जब तक ये दोनों कुछ समझ पाते, पीछे से खुशी की आवाज आती है और हंस के ताली बजा रही होती है, कैसा लगा मेरा खेल? एक और खेल दिखाऊं? अब यहां ये सब देखकर स्मिता बेहोश हो जाती है। अब इसे समझ नहीं आ रहा वरुण को कि मेरी इस स्थिति में मदद कौन करेगा। तभी वो जो है ना, जो खुशी के साथ है, वो क्या बोलती है, ये तो इतने में ही बेहोश हो गई। अरे वरुण, इसका दिल तो बहुत कच्चा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो मैं खेलनी शुरू भी नहीं हुई। अच्छा मैं तुझे अपने बारे में बताऊं? अब वरुण को इस चीज की ये मानो कि कुछ घंटों से आदत हो गई है, जिस तरह से वो बात कर रही है ना छोटी सी बिटिया। वरुण ने उसकी बात का जवाब दिया कि हाँ बता, क्या चाहती है तू और हमारे घर में क्यों है? तो वो जमीन पर इस तरह बैठ के ये बोलती है, हाय तेरा घर है ये? मैं तो इतने सालों से अपना मान के रह रही थी, तेरा घर कैसे हो गया? कौन पहले आया? किसका हक है? तू कौन है? तू बाद में आया है और ये घर मेरा है। और हाँ एक और बात बता दूं, परसों हम तेरी बिटिया को ले जाएंगे। मैं सोच रही थी 1-2 दिन तेरे साथ खेल लूं। अब वरुण ने कहा कि ले जाएंगे मतलब क्या होता है? अब स्मिता पर उसने पानी छिड़का वरुण ने और खुशी से बात कर रहा है। खुशी नहीं, आपको भी पता है वो किससे बात कर रहा है। अब स्मिता के चेहरे को देखकर खुशी हंसने लग जाती है कि ये तो बहुत डरती है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो हमारा खेल है। इतना बोलकर खुशी दीवार के बिल्कुल पास जाकर चिपक कर खड़ी हो जाती है और फिर वरुण से कहती है, परसों तक अपनी बिटिया से जितनी बातें करनी है कर ले, परसों हम ले जाएंगे। जब ये खुशी कोई दूसरा खेल दिखाने ही वाली थी ना, तभी इनका पड़ोसी इनके घर आता है और वरुण और स्मिता से कहता है कि आप दोनों जरा बाहर आओ, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। खुशी को बहुत बुरा लग रहा है वो पड़ोसी, क्योंकि इसके घर में आपको भी पता है किसकी तस्वीर टांग रखी है इसने। अच्छा नहीं लगा उसे वो। अब वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, जो पड़ोसी है दरवाजे की कुंडी लगा देता है, चटकनी लगा देता है कि बिटिया आप जरा अंदर ही रहो, हम बात करके आ रहे हैं। तो वो हंसने लगी अंदर और वो पूरे कमरे में गोल गोल घूम रही है, दोनों हाथ खोल रखे हैं और गोल गोल घूम रही है और खुश है, बहुत खुश है। पड़ोसी ने सारी बात बताई जो उसके साथ उसके घर में अभी हुआ है। वरुण ने भी यही बात बताई जो अभी इसके घर में हुआ है। तो इसने कहा कि वो जो आपके मेड काम करती थी कांता, उसको आप फ़ोन करो। तो जो पड़ोसी है उनकी वाइफ कांता को फ़ोन करती है, तो कांता ये कहती है कि मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रही हूँ।
तो वो सब लोग अपने घर के अंदर ना बैठकर बाहर ही बरामदे में सीढ़ियों के पास बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। अब कांता इनकी बिल्डिंग के बाहर आ चुकी है। देखती है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही। बहुत अपनी किस्मत को रोती है कि एक तो वैसे ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से आज लिफ्ट भी काम नहीं कर रही। अब इतने माले मुझे सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि वो जानती है कि उस घर में कौन है या क्या है। वो तो उसी बात से अंदाज़ा लगा चुकी थी जब उसने उस बेड पे कील लगी हुई देखी थी, और उसने कुछ और भी महसूस किया था। तो वो इन चीज़ों को, इन शक्तियों को, माफ़ी चाहूँगा, जानती पहचानती है, ये मान लीजिए। अब वो जैसे तैसे करके जीना चढ़ते हुए आ रही है और किसी से बात करती हुई आ रही है। अब मम्मी पापा, इनके पड़ोसी दोनों हस्बैंड वाइफ कांता को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि कांता की उंगली पकड़कर खुशी नीचे से आ रही है। अब इसके पापा ये कहते हैं, कांता ये तुम बिटिया के साथ कहाँ घूम रही हो? तो कांता ने कहा, बाबूजी ये तो नीचे खेल रही थी, तो मैंने सोचा घर तक ले आऊं, और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो बिटिया वैसे ही थक गई होगी। इन सब में से किसी की हिम्मत नहीं हुई बताने की कि हम उसे घर के अंदर बंद करके आए हैं, तो ये तेरे साथ नीचे से कैसे आ रही है? कांता इससे पहले कुछ बोलती, खुशी भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है, बाहर की कुंडी खोलती है और अंदर चली जाती है। अब इन सब को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है जो हम देख रहे हैं। अब इन सब ने ये सारी बातें कांता को बताई। तो कांता ने कहा कि आप पक्का मानते हो कि आपने खुशी बिटिया को अंदर बंद किया था? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारे सामने की बात है और ये सब हुआ है हमारे साथ। तो कांता ने कहा कि वो खुशी नहीं थी जिसको आप घर के अंदर बंद करके आए थे, क्योंकि मैं बाबा की भक्त हूं और मैं ये 100% बोल सकती हूं कि जो नीचे से बिटिया मेरे साथ आई है ये खुशी थी। अब यहां मम्मी पापा, पड़ोसी और ये जो इनकी मेड है कांता, हिम्मत करके अपने घर तक गए। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो खुशी बिटिया ज़मीन पर लेटी हुई है। पापा का दिल देखो अपनी बिटिया के लिए, आपको भी पता है, वो किसी से भी लड़ जाएगा। क्या इंसान, क्या शैतान और क्या भगवान। अपनी बिटिया को गोदी में लेते हैं और बोलते हैं, बिटिया तू ठीक है? कोई आवाज़ नहीं आती। उसके मुंह पर कुछ पानी की छींटे मारते हैं, कोई जवाब नहीं आता। बिटिया की पल्स चेक करते हैं, नॉर्मल है। माँ ऐसे नाक के पास हाथ लगाकर देखती है, सब नॉर्मल है। मन में बहुत गंदे गंदे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो गई हो और कोई परेशानी ना हो गई हो बिटिया के साथ। तो कांता ने जैसे ही खुशी के पैरों को छुआ, उसने एकदम आंखें खोल दी और फिर पापा से बोलती है कि पापा, इन आंटी को पहले तो घर के बाहर भेजो, उसके बाद मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कांता ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और अब तुम चलोगी मेरे साथ जहां मैं ले जाना चाहती हूं, और तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारा ये जो तुम खेल खेल चुकी हो ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। छोटी सी बिटिया को तुम छोड़ क्यों नहीं देती? अब वो पापा की गोदी से ऐसे तुरंत उतर के ज़मीन पर खड़ी हो गई और बोलती है कांता से कि तू कौन होती है मुझे मेरे घर से हटाने और निकालने वाली? अगर ये बिटिया हमारी कुछ मदद कर रही है तो तुझे परेशानी है तो तू भी सुन ले। तू मुझे कहीं ले जा नहीं पाएगी, लेकिन मैं इस बिटिया को कल ले जाऊंगी और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ना तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा वो कुछ कर पाएगा जहां तक तू ले जाना चाह रही है। हमें क्या पता नहीं है? अब ये जो इनकी बातें हो रही थी ना, तभी उसने अपने एक पर्स में से एक धागा निकाला, जो मेड है, और उसने बिटिया के पैर पे बांधने की जैसी कोशिश करी, उसने पैर झटक दिया कि ये सब मत बांध मेरे, इससे क्या होगा? तो कांता ने जवाब दिया कि इससे जो होगा ना वो तू भी देखेगी। अब ये बिटिया, ये मानो कि जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना कि मुझे पकड़ के दिखाओ, इस तरह से कमरे में इधर उधर भाग रही है। मम्मी पापा डर तो बहुत रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हम इसे, बिटिया को कैसे इस स्थिति से बाहर लेके आएंगे। और वो किचन में जाने के बाद एकदम चुप हो गई। पहली बात तो घर इतना बड़ा नहीं है, और दूसरी बात किचन तो बिल्कुल इतनी बड़ी है ही नहीं। किचन में जाते ही वो बिटिया एकदम चुप और गायब सी हो गई है मान लो। सब लोग किचन में गए, सबने ढूंढना शुरू कर दिया। अब उसकी आवाज़ आ रही है बार बार, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। अब ये सब लोग घर में बिटिया को ढूंढ रहे हैं। वैसे तो खेल है ये, लेकिन बड़ा डरावना खेल है, क्योंकि जिसको ये ढूंढ रहे हैं
वो इंसान की प्रवृत्ति का तो शायद है नहीं। अब ये आवाज आ रही है खुशी के कमरे से। सब लोग वहां तक पहुंचते हैं। अब वो जो इसका बेड है ना खुशी का, जिसके नीचे कील ठुकी हुई है अभी भी, उसके नीचे से आवाज आ रही है। सबने नीचे जब झुककर देखा तभी खुशी ने एकदम से मम्मी का गर्दन पकड़ लिया और बोलती है कि इन सबको घर के बाहर कर, वरना तेरी बिटिया को तो अभी ले जाऊंगी। अब यहाँ स्मिता का दिल तो देखिए माँ का है, तो उसने सबको ये बोल दिया कि आप सब मेरे घर से चले जाओ। मेरी बिटिया नहीं चाहती कि आप सब यहाँ रुके, और सबको धक्का देके कमरे से बाहर निकालने लगती है। और नीचे खुशी के हंसने की आवाज़ आती है बेड के नीचे से। और इस बार खुशी ना अकेले नहीं हंस रही है, कुछ ग्रुप है औरतों का, वो सब हंस रही हैं ये मानो। तो वरुण ने स्मिता से कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि खुशी बिटिया की क्या हालत है, और सब लोग मदद करने के लिए यहाँ पर हैं और तुम सबको भेज रही हो। तो स्मिता ने रोते रोते बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बिटिया के साथ कुछ हो, वो चाहती है कि ये सब लोग घर से बाहर चले जाए, तो बस चले जाओ आप लोग। सबको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन ये जो घर के बाहर है ना, दोनों पड़ोसी और इनकी मेड, ये जो कांता है, ये बाहर से इधर उधर कहीं नहीं जाते, घर के बाहर ही खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि किस तरह इन बेचारों की मदद करी जाए जो ये परेशानी में फंस गए हैं, किस तरह खुशी बिटिया को वापस लाया जाए और किस तरह खुशी बिटिया को जिंदा रखा जाए। अब स्मिता सबको घर से बाहर करके खुशी के कमरे में जाती है। जमीन पर बैठकर झांक कर देखती है तो उसकी बिटिया उसे देख रही होती है और धीरे से पूछती है, भेज दिया सबको, मैं आ जाऊं? स्मिता ने कहा, हाँ बिटिया सब चले गए, आ जा। पहली बात तो ये खुशी नहीं पूछ रही थी आने के लिए, और दूसरी बात स्मिता ने खुद बुलावा भेजा, मान लो इनवाइट किया है कि आ जा। तभी वरुण क्या कहता है कि नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई बाहर नहीं आएगा। खुशी अभी तुम बेड के नीचे छुपे रहो बेटा। यहां बहुत बुरा लगा, खुशी को नहीं किसी और को, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी अड़चन आए बीच में। सबकी रजामंदी से मैं जाऊं इस बिटिया को लेकर। वरुण ने स्मिता से कहा कि जो हमारे पास भगवान की तस्वीरें हैं वो कहाँ हैं? स्मिता ने बताया वो तो बक्से में है, और बक्से में जो ताला लगाया था उसकी चाबी मिल नहीं रही। वरुण ने कहा कोई बात नहीं, मैं ताले को तोड़ दूंगा, तुम बक्सा दिखाओ। वो जो छोटा सा बक्सा है स्मिता वो लेके आती है। तभी खुशी के रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है, बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। मम्मी तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, मैंने कहा था कि सबको घर से बाहर कर दो, ये अभी तक घर में क्या कर रहा है, इसको भेजो पहले तो। स्मिता डांट कर खुशी को बोलती है कि इस तरह से कोई बात करता अपने पापा से? फिर खुशी का जवाब सुनिए, कौन पापा? तुम्हारी बिटिया तो 1 घंटे से सो रही है, तुम्हें मेरी आवाज नहीं पता चल रही? इसको बोलो ये सब ना करे और घर से बाहर चला जाए अभी। वरुण उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। घर में से एक छोटी सी हथौड़ी लेकर आता है और ताले पर चोट मारना शुरू कर देता है। अब जैसे ही खुशी ने हथौड़े पे पड़ती चोट सुनी, वो तुरंत बेड के नीचे से निकल कर आती है और पापा के पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ इस तरह कमर पर रख के कहती है, क्या चाह रहा है तू? जो हमने समय तय किया है तेरी बिटिया का कल का, वो आज का कर दे? समझ नहीं आ रहा तेरे? तू इस बक्से को खोल के क्या करेगा? चल ताला मैं खोल देती हूँ। उसने ताला ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे को करा और वो ताला खुल गया। और वरुण से हंसते हुए बोलती है, कर जो करना चाह रहा था कर। वरुण के दोनों हाथों पे ये मानिए किसी ने वजन टांग दिया हो। उसके दोनों हाथ सीधे, एकदम सीधे स्ट्रेट, और वो हिल नहीं पा रहा। स्मिता ने वरुण से कहा कि आपको क्या हो गया, आप करो ना, खोलो, अब तो ताला खुल गया है। और खुशी सामने के सोफे पर जाकर बैठकर वहां पड़े कुछ सामान को खाने लग जाती है, फ्रूट्स वगैरह, हंसते हुए। मैं भी तो देखना चाहती हूं कि तू क्या करेगा। और ऐसे ऐसे झूलना शुरू कर देती है। स्मिता देखिए डर रही है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में अपनी बिटिया और पति को छोड़कर नहीं जा सकती। और ये सब तमाशा होता वो तीनों बाहर से देख रहे हैं। बाहर जो कांता है उसके हाथ में जो धागा है वो उनके दरवाजे के, वो जो लोहे का गेट है उनका जिससे वो आर पार देख सकते हैं, उस जाली के नीचे से, दरवाजे के नीचे से वो धागा फेंकती है स्मिता की तरफ और कहती है किसी भी तरह से इस धागे को खुशी से छुआ दो। बांधना तो दूर की बात है, बस आप एक बार छुआ दो। अब स्मिता वो धागा उठाकर जैसे तैसे करके खुशी तक पहुंचती है और खुशी से ऐसे बस टच ही करती है, खुशी बेहोश हो जाती है।
और वो धागा उसके हाथ पर रखकर वो दरवाज़ा खोलने आती है। दरवाज़ा खोलती है तो तीनों जने अंदर आते हैं। पति को इस तरह से हिलाते हैं एकदम से, तो पति भी ये मानो जिस जगह था वहाँ से वापस आता है। उसे कुछ नहीं पता अभी तक कि हुआ क्या था। बक्से को वो लोग फिर से बेड के नीचे सरका देते हैं, उस कमरे में जो बेड होता है। उन्हें ये काम नहीं करना था जो इन्होंने ये अभी कर दिया, और कहते हैं जो कांता है उसने कि इसके पैर में ये धागा बांध दो और आप फटाफट से जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ बिटिया को लेकर चलो। मेहंदीपुर बालाजी ही इस समस्या का निवारण होगा, उससे पहले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वो जिस आप पंडित जी को बुलाना चाह रहे हो ना, अभी हमारे को फ़ोन पे पता चला है कि रास्ते में दुर्घटना में उनके बहुत चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तो आ नहीं सकते, क्योंकि खुशी ने पहले ही कहा था कि जिसको तू बुलाना चाहता है वो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। और आपको भी पता है कि खुशी अकेली नहीं है, बहुत सारी औरतें देखी जाती हैं इसके आसपास बहुत बार, तो क्या पता उनमें से किसी ने। अब खुशी बिटिया बेहोश है, उसके पैर में वो धागा बांध देते हैं। अब ये सब प्लान बना रहे होते हैं बैठ के कि जल्दी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकला जाए और किसी की मदद ली जाए जो वहां तक बिटिया को कंट्रोल में रखे। ये सब लोग एक टैक्सी बुलाते हैं, सभी लोग टैक्सी में बैठते हैं, कांता, इनके पड़ोसी दोनों और माता पिता और खुशी। और टैक्सी जैसे ही स्टार्ट होती है, चलने वाली होती है मेहंदीपुर बालाजी के लिए, तभी खुशी की आंख खुल जाती है और रोना शुरू कर देती है। और मम्मी से कहती है इतना पैर में दर्द हो रहा है मम्मी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, आपने ये जो बांधा है इससे मेरे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है मम्मी। और वो रोती चली जा रही है। तभी जो टैक्सी ड्राइवर है वो कहता है कि जो आपने बांधा है इसे ढीला कर दो ना बिटिया, मतलब अगर परेशान हो रही है। तो कांता ने मना कर दिया कि जितना भी टाइट है ऐसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है अब इस धागे को छूने की, कुछ भी मत करो आप, रोने दो इसे। अब वो कांता से ये कहती है कि तू तो मेरी मम्मी है भी नहीं, मेरी मम्मी क्या मुझे परेशान होने देंगी? नहीं मम्मी खोल दो इसे, मम्मी दर्द हो रहा है। अब वो 2-3 बार रोने लगती है। तो वरुण क्या कहता है कि अब हम बालाजी के पास जा तो रहे हैं, धागा खोल दो, अब कौन सा कुछ होगा। तो ड्राइवर क्या बोलता है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी उस वजह से जा रहे हो जो मैं समझ रहा हूं, तो धागा मत खोलना। लेकिन इतनी देर में मां ने वो धागा ढीला कर दिया अभी, लेकिन वो धागा उसके पैरों पर है। खुशी रोना बंद नहीं कर रही है। अब ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, उसकी रोने की आवाज़ चीखों में बदल रही है और अपने आप को वो अब ये मानो कि टॉर्चर कर रही है, अपने मुंह को नोच रही है, अपने बालों को नोच रही है, और छोटी सी बिटिया अपने हाथों को इस तरह से खरोच रही है कि वहाँ से अब खून निकलना शुरू हो गया। अब वो क्या बोलती है कि तू देख अब तेरी बिटिया वहाँ तक जाएगी भी नहीं, हमने कहा था तेरे से कि हम तेरे को कल तक का समय दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, चुपचाप देखो और तुम हमारे घर से चले जाओ, तुम्हारी बिटिया को तो हम लेके जाएंगे। तो वरुण ने खुशी का गला पकड़ लिया, अपनी बिटिया का गला पकड़कर जवाब देता है शबनम को कि एक पिता के सामने तू उस बच्चे को ले जाएगी, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो वो हंस के कहती है कि हमारी तो मदद तू ही कर रहा है, थोड़ा सा और जोर से दबा दे गला। और वो हंसने लग जाती है। स्मिता बहुत तेज वरुण के हाथ पर अपना हाथ मारती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम, ये बिटिया का गला दबा रहे थे। अब यहां खुशी रोते रोते हंसने में बदल गई, हंस रही है वो कि वहां तक नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, कुछ ना कुछ तो अभी खेल बाकी है। ड्राइवर गाड़ी वहीं रोकता है और गाड़ी से बाहर उतर जाता है, उन सबके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मैं नहीं ले जा पाऊंगा जी। देखिए आप मानो या ना मानो, मैं इन शक्तियों पर विश्वास करता हूँ, मैंने देखा है, रात दिन मेरा टैक्सी चलाने का काम है, मैं ये सब कुछ महसूस कर चुका हूँ जी, मैं नहीं जाऊँगा। वरुण उसके हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है और कहता है कि मेरी बिटिया की ज़िंदगी का सवाल है और आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको दुगना तिगना किराया देंगे। अब वो आदमी थोड़े से लालच में तो आ गया, लेकिन बार बार ये बोलता है कि अगर इस बिटिया ने कुछ और करा तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा और मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं जा सकता वहां तक, मेरा भी घर है, परिवार है, अगर कोई समस्या मेरे परिवार के साथ आ गई इसकी वजह से तो कौन जिम्मेदारी लेगा साहब। हम इन शक्तियों पर विश्वास करते हैं। बड़े लोग जो ज़्यादा साइंस वगैरह करते हैं ना माने, लेकिन उनके सामने भी जब किसी शक्ति ने इस तरह का कुछ दिखा दिया ना तो उनके पास भी शब्द नहीं बचेंगे। अब वरुण ने हाथ पैर जोड़कर उसे राज़ी किया, टैक्सी वापस से शुरू हुई और खुशी ने हंस के शुरू कर दी अपनी अजीब अजीब हरकतें।
टैक्सी वाले का नाम लेके बोलती है कि गोपाल नाम है ना तेरा, और उसके घर की जगह का नाम लेकर बोलती है कि वहां रहता है। इन लोगों की बातों में क्यों आ रहा है तू? अपने घर जा। तेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, तेरे बच्चे क्लास में पास हुए हैं। गोपाल गाड़ी रोक दे। वो अब सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है कि मुझे किसी भी तरह से अब इस बिटिया को मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर जाना है। इनके घर से जो मेहंदीपुर बालाजी के रास्ते का डिस्टेंस है वो आधा पार हो चुका है, ये मान लीजिए, और खेल चल रहा है। अब बिटिया ये बोलती है कि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, गाड़ी रोको, मुझे कहीं खाना खिलाओ। अब ये बात नॉर्मल भी हो सकती थी, लेकिन इन सब ने उसे नज़रअंदाज करा। खुशी बिटिया की जो हालत है वो अब थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो गई। ये मानो कि उसका जैसे चेहरे पे बच्चे के एक ग्लो होता है ना, वो सब अब सिकुड़ रहा है। मतलब उसके झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, जैसे एक बड़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं। पिता रो रहा है, स्मिता रो रही है, कांता परेशान है, और जो इनके पड़ोसी हैं वो डर रहे हैं। खुशी के चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो अब मेहंदीपुर बालाजी से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे है। अब खुशी ने पापा की गोदी से हटकर अपना सिर गाड़ी के शीशे पर अंदर से मार दिया। जैसे ही इतनी तेज़ मारा तो शीशा तो टूटा नहीं, भाई छोटा बच्चा है, एकदम से शीशा ऐसे कैसे टूट जाएगा, लेकिन उसके सिर में काफ़ी चोट आ गई। कोई कोना लगा या क्या लगा, यहाँ से थोड़ा सा खून निकलना शुरू हो गया, और अपने ही खून को ऐसे करके चाट के बोलती है, या तो मुझे कुछ खाना खिलाओ, नहीं तो मैं इसी से काम चला लूँगी। वरुण ने कहा गोपाल से कि गाड़ी रोक दो। अब सिर्फ 10 मिनट का समय रह गया है मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने में, लेकिन वरुण ने गाड़ी रुकवा दी। सब लोगों ने कहा कि वरुण ये गलत हो रहा है, हमें एक बार मंदिर तक पहुँच जाने दो, उसके बाद तो सारा खेल इसका धरा का धरा रह जाएगा एक बार। तो वरुण ने कहा अरे बिटिया भूखी है, इसकी चेहरे की हालत देख रहे हो, कब से इसने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, मतलब हम कल से बिटिया के साथ ढंग से बात नहीं कर पाए, कुछ नहीं खाया इसने, दूध भी नहीं पिया है, आप सब समझते क्यों नहीं हो? अब स्मिता को भी तरस आया खुशी की हालत देखकर। खुशी बिटिया को पापा ने गोदी में उठाया और गाड़ी से बाहर उतर गए। जैसे ही वो उतरे हैं तभी खुशी ने आंख खोल दी और अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे ना मिल्क पीना है। ताकत आएगी पापा, यहाँ मिल्क मिलेगा कहीं? तो जिस ढाबे पे ये रुके थे वहाँ एक पंडित जी भी बैठे हुए थे, जो कि मेहंदीपुर बालाजी के ही पंडित थे। उन्होंने बिटिया को देखते ही पहचान लिया कि हाँ बिटिया अकेली नहीं है ये, और वो भागकर ये मानो उस तक आते हैं, बिटिया के दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर बिटिया से बोलते हैं कि बिटिया क्या चाहिए बता। और वो अब रोना शुरू कर देती है कि हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। तो उसने कहा हाथ तो नहीं छोड़ूंगा बिटिया, मैं जानता हूं तू कौन है और तू मंदिर से पहले कैसे उतर गई। वरुण से बोलते हैं वो पंडित जी की गाड़ी में बिटिया के साथ बैठो और आप जहाँ के लिए जा रहे हो ना सीधा वहाँ पहुँचो, बीच में कहीं गाड़ी मत रोकना। तो वरुण कहता है कि भाई तुम कौन होते हो? मैं अपनी बिटिया को यहाँ कुछ खिलाने पिलाने के लिए उतरा हूँ, ढाबे पे इससे थोड़ा सा मिल्क चाहिए, एक गिलास दूध पी के चली जाएगी। तो उसने ये कहा पंडित ने कि एक गिलास की बात कर रहे हो तुम, 100 लीटर भी इसकी भूख शांत नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी बिटिया है ही नहीं ये। भाई साहब आप जो भी हैं और जहां से भी आए हैं सीधा बालाजी पहुंचो, वरना उससे पहले अगर इसने अपना खेल दिखा दिया तो बिटिया से हाथ धो बैठोगे। ये मासूम सी गुड़िया है, इसे मंदिर पहुंचाना जरूरी है। अब सब लोगों ने वरुण से खुशी को छीन लिया, ये मान लो, ठीक है। वरुण के लाख मना करने के बाद भी सब लोग उसे जबरदस्ती लेकर गाड़ी में बैठते हैं, वरुण को भी बैठाते हैं और सीधा बालाजी के लिए निकल जाते हैं। गेट पर जैसे ही गाड़ी आती है, जो खुशी है वो अपनी दोनों उंगलियां तोड़ चुकी होती है। तुम मानोगे नहीं ना, ये देखो, और ऐसे करके उसने अपनी एक उंगली तोड़ दी, ठीक है। जैसे ही दूसरी उंगली तोड़ी, दोनों हाथ पकड़ लिए वरुण ने कि बिटिया ये सब मत कर। अब माँ बाप रो रहे हैं लेकिन बिटिया को ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकते। वरुण ने जबरदस्ती अपनी बिटिया को गोदी में इस तरह से जकड़ रखा है कि दुनिया की कोई ताकत पिता से उस बेटी को अलग नहीं करा सकती।
अब यहाँ उसका खेल देखिए, उसने इतना वजन बढ़ा दिया कि अब वरुण मंदिर तक चलने में असमर्थ है, नहीं चल पा रहा है वो। तो बोलता है कि कोई और गोदी ले लो, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो कांता ये कहती हैं कि अब यहाँ पर खेल हो रहा है, आप हिम्मत मत हारो और अपनी गोदी से मत उतारना बिटिया को। जब तक मंदिर के फर्श तक नहीं आ जाए, मंदिर के स्थल में नहीं आ जाए, अंदर नहीं आ जाए, तब तक आप इसे अब छोड़ो ही मत, कुछ भी हो जाए। उसने वरुण के यहाँ गले पर बहुत जगह इतनी खरोंचें मार दी कि ये मानो किसी जंगल से निकल कर आया हो। उसके खून निकल रहा है लेकिन वो बिटिया को नहीं छोड़ रहा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं खींच सकती बच्चे को पिता की गोदी से। तीसरी शक्ति ने बहुत जोर लगाया, लेकिन पहला तो उसकी कमजोरी कि वो कहाँ खड़ी है अब इस टाइम। दूसरा, पिता की गोदी से बिटिया को छीन ले। उसने अपना सिर से पैर तक का जोर लगा दिया वरुण ने, लेकिन बिटिया को अपनी गोदी से नहीं उतारा। ये मानो उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि शायद कुछ ही समय उसके अब प्राण उसका साथ देंगे। कई जगह उसके चोटें आई हैं, छोटी सी बिटिया के छोटे छोटे नाखूनों से, जिसमें कि 2 उंगलियां उसकी टूटी हुई हैं। अब जैसे ही ये बालाजी के सामने आते हैं, इतनी ही देर में सारी परेशानियां टल जाती हैं। बोलो मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। और उसके बाद खुशी, स्मिता और वरुण मकान नंबर 313 में वापस आते हैं और वहाँ पूजा कराते हैं। और आज भी ये लोग इसी मकान में रहते हैं। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज तक किसी भी शबनम की दस्तक इनके घर पर नहीं हुई, क्योंकि आज इनके घर में बालाजी की बहुत ही बड़ी और खूबसूरत मूर्ति विराजमान है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।